मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? हमारे लिए इम्पोर्टेंट नॉलेज होना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट मार्क्स होने चाहिए? देखिए सर, मार्क्स हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, जैसे किसी भी तरीके से। तो हमारी सोसाइटी में ये क्यों होता है कि जिसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको सुपीरियर क्यों माना जाता है? और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जो 85% वाले बच्चे होते हैं, आगे जाके वही KS IAS ज़्यादा। तो आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, दो सवाल हैं। पहले मैं मार्क्स वाले सवाल पे आता हूँ। हमारा समाज ऐसा समाज है, यहाँ पे कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग है उनका मानना ये है कि मार्क्स आने चाहिए। मेरा भी मानना है मार्क्स आने चाहिए। मैं इसके पीछे रीजन देता हूँ, शायद वो लोग आपको रीजन ना देते हो। अभी क्या होता है, जैसे आप लाइफ में आगे जाओगे, आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, किसी जगह आपको नवाजा जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कल की जबकि आप मास्टर्स करते हो, आप कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे क्राइटेरिया सेट किया होता है कि 55%, 60% मार्क्स, इतने मार्क्स अगर आप लोगे तभी आप फॉर्म भर पाओगे, तभी आप डेट JRF का फॉर्म भर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये रिक्वायरमेंट पहले बेस्ट है आपकी कि आपके मार्क्स कम से कम अगर 60 रिक्वायर्ड है, आपके 70 हो, ताकि आपको कल की जब आप इतना पढ़ लोगे तो आप जब फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो आपके मार्क्स किस काम के? तो आप कम से कम इतने मार्क्स लो जिससे कम से कम आप फॉर्म तो भर पाओ। फिर ये जो रस्मी रिवाज है कि 80%, 90% मार्क्स, ये मार्क्स तो आएंगे। आप जिसने कहा किसी भी सोर्स से आप रटा मारो या मैं आपको कुछ गिने चुने सवाल दूंगा, आप मार्क्स तो ले लोगे, लेकिन ये मार्क्स लेना इस चीज की गारंटी नहीं है कि कल आप बेहतरीन प्रोफेशंस में चले जाओ, आप IAS कर पाओ, आप KS कर पाओ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मुश्किल से 55% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, और आज की डेट में वो अच्छे अहदों पे बैठे हुए हैं। ठीक है। और दूसरा, मार्क्स के साथ आपके अंदर स्किल्स हो, आपको पता हो रीडिंग जो आप कर रहे हो ये क्या है, जो आपने पेपर आज तक दे दिए वो क्या है। जैसे अभी जो टॉपर्स थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे उसमें से, अगर उनसे हम 10th का 12th का पुराना पूछे, जैसे मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, बाकियों की बात नहीं करूंगा, अपने बच्चों की बात करूंगा, तो मैक्सिमम ऐसे होंगे जो शायद नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि वो क्रैमिंग की एक पावर होती है बच्चे के अंदर और बाद में वो भूल जाती है। तो मार्क्स लेने भी है इसलिए ताकि हम जो क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट का जॉब्स का है फॉर्म फिल करने वो भर सके। ठीक है। और इस रेस में भी हम ना पढ़े कि 80-90% है, उसके बाद क्या है। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका था पढ़ने का कि हम क्या कहते हैं इसको, किसको इंपॉर्टेंस दें, किसको इंपॉर्टेंस है? नॉलेज को इंपॉर्टेंस दें, हम मार्क्स को इंपॉर्टेंस दें? देखिए, मार्क्स का हो गया, अब नॉलेज की बात है। नॉलेज एक रोशनी है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो और मान के चलिए आपको पता नहीं है फैन कैसे चलता है, आपके 90% मार्क्स आए हैं, आपने एक एक्टिविटी के जरिए दिखाया है कि ये फैन चलता किस तरह है, और वहां पे आपने लिख दिया है, एक्टिविटी भी पूरी डेमोन्स्ट्रेट करके बताई हुई है, चार्ट्स बने हैं, सब कुछ, लेकिन अभी चलता नहीं है ये फैन और आपको चलाना नहीं आता है, तो आपका नॉलेज आपके काम नहीं आया। आप इसी तरह लाखों एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो कि अगर आपने जो पढ़ा है वो तो आपने रटे से पढ़ लिया, उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है, अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, आप कहीं भी जाके कोई भी चीज खा रहे हो, कोई भी चीज पी रहे हो, इनडिसिप्लिन तरीके से जिंदगी गुजार रहे हो, इल मैनर्स में लोगों से बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब है जो नॉलेज आपने हासिल किया, हमने कुछ टाइम पहले आपने देखा डिसिप्लिन पे मैंने बोला, ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें बोलूंगा। आप कोई किताब में चीज पढ़ते हो जिसको हम लेसन कहते हैं, सबक, आपने वहां से सबक नहीं सीखा तो वो नॉलेज आपके काम नहीं आएगा। तो बेटर क्या है कि आप नॉलेज को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपको नॉलेज आएगा तो मार्क्स खुद आ जाएंगे ना। अगर इस फैन की वर्किंग मुझे समझ आ गई और मैंने उसको अप्लाई कर लिया तो यकीनन जब मैं उसको कल लिखूंगा तो बेहतर तरीके से लिखूंगा। वरना आपने देखा होगा बड़े सारे बच्चे मैथ्स जब लिखते हैं तो वो समझते नहीं है, याद कर लेते हैं, फिर बीच की एक दो लाइनें मिस करके भी लिख देते हैं। ऐसा भी हमारे साथ हुआ। तो जब आपको नॉलेज होगा और जब आपका मकसद बाकियों से हटकर होगा तो यकीनन आप अच्छे से उस पेपर को सॉल्व भी कर लोगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और वो नॉलेज लाइफ टाइम रहेगा भी। और बड़ी बात है उस नॉलेज को अप्लाई करना है। ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि
आज जिस स्टेज में हम हैं, अभी हम क्लास 10th में, तो हमें कितने टाइम पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? इसको लेकर मैंने पहले भी क्लासेस में बोला है, ये डिपेंड करता है हर बच्चे की अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। मान के चलो इस बच्चे को मैं जानता हूं, अगर ये हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा देगा तो यकीनन ये अच्छा स्कोर कर पाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूरा दिन भी पढ़े और हो सकता है वो 50% पे आ जाए। तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत करो। और जहां तक हिस्ट्री की बात करते हैं, जब आप कोई चीज पढ़ लेते हो, आप दूसरे दिन नया पढ़ने से पहले उसको रिवाइज करो, तीसरे दिन नया पढ़ने से पहले 2 को रिवाइज करो, चौथे दिन नया पढ़ने से पहले इन 3 को रिवाइज करो। और हफ्ते में एक दिन संडे ऐसा रखो जिस दिन आप नया कुछ ना पढ़ो, पुरानों को रिवाइज करो। आप डिस्कशंस में आ जाओ, टीचर की मदद ले लो, एमसीक्यूज को किस तरह पढ़ना है। आपकी पढ़ाई लिमिटेड ना हो कि ये एग्जाम पास होगा और इससे मसला हल हो जाएगा। ये रैशनलाइज सिलेबस है, इससे हटकर बाहर नहीं जाना है। आपका नजरिया जो है बहुत वास्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना हुआ कि पास और फेल का रिलेशन हुआ तो यकीनन हम लाइफ में पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने अपने हिसाब से देखो, मुझे पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस, लेकिन अब मैं ये अभी यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे आपका लेवल क्या है कि अगर आपको मैं रट्टे मारने के लिए 4 लाइनें दे दूं, आप 2 मिनट के अंदर मुझे सुना दोगे। मैं उससे ज्यादा चीजें आपको 4-4 घंटे बता सकूंगा, लेकिन हो सकता है वो रटी रटाई 4 लाइनें मुझे तैयार ना हो, क्योंकि हमारे लेवल जो दिमाग का आपका है और मेरा है अलग है। हर किसी बच्चे को अभी पता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करे। कोई बच्चा मैथ में टॉपर होता है लेकिन एसएसटी में कमजोर है, साइंस में दरमियानी है, और हो सकता है उर्दू या हिंदी उसको लिखना भी, तो उसने उसी फील्ड में काम करना, हिंदी को लिखना सीखेगा, ठीक है। मैथ में अच्छा है तो एसएसटी में काम करना सीखेगा। 2019 में यहाँ पे एक बच्चा था जिसने कहा सर मैं फेल हो जाऊंगा एसएसटी में, 10th में इसमें मैथ्स में अच्छा था। मैंने कहा फेल हो जाएगा। मैंने कहा कितना टाइम पढ़ाई में साइंस इसको एसएसटी को दे रहे हो? तो उस बच्चे ने मुझे कहा साइंस का इतना, मैथ्स का इतना और एसएसटी कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा जब आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें आप कुछ अच्छा कर पाओगे? तो फिर मैंने उसके एक टाइम टेबल बना के दिया, उसने उस पर अमल किया, चला और आप गैस लगा सकते हो कितने नंबर आए होंगे 100 में से? 98। और आज के दौर में जो है जेई का एंट्रेंस पास करके जो है वो कामयाब हो चुका है। तो जब आप किसी कमजोर पहलू पे काम करोगे तो वजूद में आएगी चीजें, ठीक है। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आप हमें 3 टिप्स, जिसे हम स्टेप्स भी कहेंगे, आप दे दो हमें कि हम सोसाइटी में एक अच्छा इंसान कैसे बने। ये तो हम पढ़ाई करते हैं जॉब्स के लिए वगैरह, ये हमारा मतलब मेन मकसद नहीं होना चाहिए। आप हमें 3 टिप्स दो कि हम सोसाइटी में एक अच्छा इंसान कैसे बन सके। देखो इंडियन सोसाइटी अगर हम बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, तो मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। आप सबसे पहले अपने गॉड से जुड़ जाइए, आप सबसे पहले अपने गॉड से जुड़ जाइए, अपने धार्मिक ग्रंथों से जुड़ जाइए जो हमारी रूट्स हैं, जो हमें करप्ट होने से, स्पॉइल होने से, डिग्रेड होने से बचाएगी। और जब हम ऐसा करेंगे, दूसरा फिर जुड़ जाओ किताबों से, ठीक है। और जिस हिसाब से आज हमारी डाइट है, बाकी चीजें हैं, इस हिसाब से हमारी अच्छी सेहत का मालिक होना भी जरूरी है, वरना आप किताबों के अच्छे मालिक हो लेकिन आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह पा रहे, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आपका इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं जाएगा। तीसरा मैं आपको कहूंगा वर्कआउट की तरफ, 3 चीजें। लेकिन ये वर्कआउट ऐसा नहीं समझना कि आप जबरदस्त जिम करने चले जाओ, सप्लीमेंट खाओ, ये नहीं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज डेली अपनी रूटीन में रखो। 3 चीजें, अपने गॉड से जुड़ जाइए, बुक्स को पढ़िए, और तीसरा आ जाइए आप अच्छे से वर्कआउट की तरफ। ये 3 चीजें अगर आप आज इस स्टेज में करोगे तो 10 साल बाद लोग आपसे आपका वक्त मांगेंगे कि आप आइए हमसे बात कीजिए। लेकिन 10 साल, आप ये सोचो कि आपने 1 साल में 100 किताबें पढ़ ली, आपने 1 साल में अच्छी खासी अपनी बॉडी पे काम किया, आपने अपनी होली ग्रंथ पढ़े, आपने नमाजें पढ़ी, आप मंदिर गए, पूजा पाठ अच्छे से किया, धर्म यात्राएं की, लेकिन उसके बाद आपने छोड़ दी, तो यकीन मानो आप उससे भी नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक लेवल देखा होगा जिंदगी का कि इसको आप 1 महीने किताबें पढ़ो और उसके बाद मुझे रिव्यूज दे दो कि 1 महीने किताबें पढ़ने के बाद क्या फायदा मिला। आप 1 महीने अच्छी एक्सरसाइज करो, आपको पता चलेगा कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है।
है ना? तो जब आप ये चीजें करोगे और अगर आपने ये छोड़ दी तो आप फिर कहोगे इससे कुछ नहीं बनता है, ठीक है? क्यों? आपने एक लेवल जब चीजों का देख लिया होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग जो प्लेन का सफर कर चुके हैं या महंगी गाड़ी में बैठे हैं, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजा नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजा ले रहे हो, फिर अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में बैठते हो, प्लेन पे बैठते हो, अच्छी जगह जाते हो, आपको उसका मजा आएगा। तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए, और जब 10 साल आप लगातार इसी पे रहोगे तो फ्रूट्स आना शुरू हो जाएगा। ये मेरा पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। कि हम कामयाब कैसे बने। जैसे कि समाज में कहा जाता है कि पढ़ाई करो, कुछ गवर्नमेंट जॉब लग गई, पैसा कमा लो, बस अच्छा खासा घर है बस। देखिए, मैंने कहा कुछ समय पहले हमारे घर पे कोई आया था और उन्होंने कहा देखिए आप पढ़ रहे हो, कल की आपकी जॉब लग जाए इसलिए आप पढ़ रहे हो। तो मैंने एकदम जवाब दिया नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कहा किस लिए पढ़ रहे हो? मैंने कहा पढ़ाई तो अलग चीज है ना, इसका छोटा सा आउटपुट ये है कल आपको जॉब मिल जाए। मेरे हिसाब से इसका ये है कि आप जब पढ़ लोगे, एक डिग्री आपके पास है, अच्छी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपको एग्जाम पास करते हो, उसका छोटा सा इनाम ये है कि आपको जॉब मिल जाए। उसने कहा मैंने पहली बार किसी से आज ये सुना कि जिसने मास्टर्स और बीएड वगैरह जम्मू से किया और वो बच्चा कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मुझे जॉब चाहिए। तो ऐसा जवाब कब? अब देखो, जो हमारी समाज की इमेज है सिर्फ उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हमारा इंडियन समाज के आज किसी को बहुत ऊपर ले जाता है, कल बहुत नीचे गिरा देता है। एक सक्सेसफुल इंसान वो है, देखो आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए होंगे, आपने 2 ही वक्त की रोटी खानी है, ठीक है? आपके पास 50 गाड़ी होगी, आपने एक ही गाड़ी में सफर करना है। आपके पास 50 छत मकान होगा, आपने एक ही कमरे में रहना है। तो आपकी जरूरतें लिमिटेड है, आप क्यों उनको कॉम्प्लेक्सिटीज का शिकार करें? कामयाब कौन है? जो समाज के अंदर जिसके पास ऊपर वाले ने एक तंदुरुस्त शरीर दिया है, वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है? उसकी इमेज एक ऐसी है कि वो सच बोलता है, वो अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है, वो रिश्वत नहीं खाता है, वो दूसरों को फायदा ही फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है? ये कामयाब है। आप बहुत बड़े मालदार हो लेकिन आप करप्ट हो, आप बहुत बड़े मालदार हो लेकिन आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप बहुत समाज के बहुत बड़े लोगों में आपका शुमार है लेकिन आपको तमीज नहीं है बच्चों से किस तरह बात करनी है, बुजुर्गों से किस तरह बात करनी है। आपका इन्फ्लुएंस यही है कि आप नजरों से ओझल हुए और आपकी बातें करना शुरू कर रहे हैं। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि समाज आपको इसलिए इज्जत नहीं कर रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है या आपके पास अच्छी जॉब नहीं है। तो ये समाज के हिसाब से थोड़ी सोचेंगे हमने अपने हिसाब से सोचना है और आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन यही हो, आप खुद अच्छे बन जाओ और दूसरों को अच्छा बनाओ। मैंने वही कहा, फिर आपके पास लाखों रुपया है, खाओगे क्या? 2-4 फुलके खाने की लाखों फुलके खाओगे? रहना अपने एक ही कमरे में है। तो क्यों अपनी जिंदगी को जिस नजरिए से समाज देख रहा है उस नजरिए से आप करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पढ़ाई अच्छी है, आपके पास इतना ही पैसा है जिससे आप 2 वक्त का मील एफर्ट कर पाते हो, आपके पास कपड़ा अच्छा खासा लगाने को है, आप रिश्वत नहीं खा रहे हो, नेचुरल सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा समाज आपको कहेगा कि आप उससे बेटर ये है। अच्छी बात तो करता है, अच्छी तरह लोगों से मिलता तो है, बच्चों को अच्छी सीख तो दे रहा है, तो यही है। लेकिन अगर आप कहोगे समाज के नजरिए से, तो हर चीज मुझे लगता है मेरे हिसाब से आपने सिर्फ बुरा काम नहीं करना है, गलत नहीं बोलना है, करप्शन का शिकार नहीं होना है, कोई बुरे काम नहीं करने हैं। तो अगर आप ये चीजें करते हो तो मुझे लगता है आप सक्सेसफुल हो। अभी मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं तो ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी तरह की ऐसी एक्टिविटीज में नहीं हूँ जहाँ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, तो मुझे अपनी जगह प्राउड है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह करना है। जरूरी नहीं है कल की आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या नहीं लगे, और गवर्नमेंट जॉब इस चीज की गारंटी नहीं है कि आपकी इज्जत हो समाज में। बहुत सारे लोग मैं आपको इसे दिखा सकता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब्स में है लेकिन बाद में अच्छी इज्जत नहीं है। तो ले दे के बाद वही नॉलेज पे आती है, वही आपके इंटेलेक्ट पे आती है। अगर वो आपके पास है तो आप अच्छी बुलंदियां छू सकते हो। अच्छा सवाल था। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मुदस्सिर अहमद क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपके साथ ये सवाल रहेगा कि जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, फिर भी हमें अंदर से क्यों ये डर रहता है समाज में कि अगर मैं कुछ बोलूँ, हमारे यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं सर, हमें ये डर क्यों रहता है कि हम अच्छे से बात खुल के बात नहीं कर पाते हैं सर, हमारे पास ये डर रहता है सर, हम पॉलिटिक्स की तरफ सर, पॉलिटिशियंस हमारे अंदर ये डर पैदा क्यों करते हैं सर, हम ये डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं सर, हम इंडिया को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर, हमें कहीं ना कहीं पे डर रहता है कि हम ये बात नॉन मुस्लिम के सामने ना बोले सर, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। देखो ये सवाल ठीक है,
डेमोक्रेसी को लेकर। लेकिन अगर आप स्टडी करोगे हिस्ट्री की, शुरुआत से ही आज तक आवाज उठाना आसान नहीं है। एक तो आपकी आवाज जो है वो ऐसी हो जिसमें कुछ रीजन और लॉजिक हो, और दूसरी रही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो इंडिया का ऐसा गुलदस्ता है कि इसके बिना ये कंप्लीट ही नहीं है। वो आपका वास कंप्लीट नहीं है। और आपकी जो बात हो, चाहे वो आप अकेले में करो, 4 लोगों के सामने करो, वो बात ऐसी हो जिसको पूरा समाज कबूल करे। क्योंकि इंडिया के आगे बंटवारे हो चुके हैं, पहले से हुए हैं। उसका रिजल्ट क्या है कि हम डिस्ट्रक्शन की तरफ ही जा रहे हैं पहले से ही। और जैसा आपने कहा, आवाज उठाने नहीं दी जा रही है, तो नेचुरल सी बात है, एक पार्टी ऐसी होगी, एक सिस्टम ऐसा होगा जिसके खिलाफ आपने आवाज उठानी है। और पहले से कैपिटलिस्ट दौर हो, एंशिएंट दौर हो, मेडिवल हो, ऐसा पहले से रहा है कि एक ना एक ताकत ऐसी है जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। और नेचुरल सी बात है, लास्ट में मैं आपको इसका एक ही निचोड़ बताऊंगा, ट्रुथ जो है वो अल्टीमेटली जीतता है। महात्मा गांधी जो 1915 में इंडिया लौटे, अपार्टाइड की पॉलिसी के खिलाफ उन्होंने अफ्रीका में लड़ा, और जब वो वहां से आए उन्होंने लोगों को पहले कहा नॉन वायलेंस। हालांकि हमारे पास ताकत ज्यादा थी, ब्रिटिशर्स कम थे, हम मार धाड़ कर सकते थे। लगातार मूवमेंट्स चली, उनका लोगों ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई मूवमेंट वायलेंट होती थी तो ये कहते थे मूवमेंट को विड्रॉ कर लो, हमसे नहीं हो पाएगा, मार धाड़ नहीं हो पाएगी। लेकिन देखिए एक टाइम ऐसा आया कि इंडिया आजाद हो गया। अभी आजाद हुआ, डेमोक्रेसी आई, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे हमारे लोगों को लगता है हम अपनी आवाज उठा नहीं सकते हैं। तो जो भी आपकी जेन्युइन आवाज है आप उसको उठा सकते हो। और नेचुरल सी बात है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस तरह गांधी जी ने कहा था कि हमें जो ऑप्रेसर होगा उसके जमीर को जगाना है और उसको सच्चाई देखने पे मजबूर करना है, ना कि मार पीट के जरिए, गुस्से के जरिए, एग्रेशन के जरिए, इस तरह नहीं। तो एक दौर ऐसा आएगा, हम फिर जीत जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रही आपने जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, डिस्क्रिमिनेशन इंसान ने बनाई है। मेरे बहुत सारे दोस्त हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट रहे हैं, सिख रहे हैं, ऐसी फैमिली, ऐसी सोसाइटी में मैं रहा हूँ शुरुआत से ही। हर कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि किसी तरह दंगे फसाद हो, किसी तरह लड़ाई हो। मैं चाहूंगा कि कल स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि मेरी तो ये इज्जत और इनकम का जरिया है। आप अगर चाहोगे स्कूल बंद हो जाए, नेचुरल सी बात है कि पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो रेयर केस में एंटी एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ये दंगे फसाद जड़ की इसकी जड़ बनते हैं। लेकिन 90% तबका तो आपका ऐसा है, आप उसके साथ काम कर सकते हो। मेरे इतने दोस्त हैं, उनके घरों में जाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं अक्सर आप तो हिंदू हो या आप तो सिख हो, ये दाढ़ी वाला आपके घर में कौन आए? फिर कहते हैं 15 साल 20 साल पुराना दोस्त है, फैमिली टर्म्स है, ईद पे आ रहे हैं, दिवाली पे मैं उधर जा रहा हूँ। तो ये क्या है? क्योंकि जब मेरे धर्म में मेरे पास अच्छाइयाँ मुझे वो फैलानी है, उनके पास जो वो फैलाते हैं, हम तो भाइयों की तरह रह रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं बनती। और खासकर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हमारी पहचान, हमारी खूबसूरती का राज यही है कि हम, अभी आप बच्चे बैठे हो मेरे आगे तो एक समान हो, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कहां से हो गया? लेकिन आप ये समझ लो, जो आपके साथ इस तरह का भेदभाव कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, वही आपका दुश्मन है। तो आपने क्या करना है, उसको उसी नॉन वायलेंस तरीके से एक्ट करना है, उनको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है, उनको अपने साथ जोड़ना है। और आप चाहे नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री उठा लो, अब्राहम लिंकन है, दुनिया भर के जितने भी लोग आज तक आए हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, ले देखे क्या हुआ? जीत गए वो, ले देखे क्या हुआ? जीत गए। तो आप हो सकता है आज किसी तरह से कुछ चीजें फेस कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है आप झूठ का साथ दो, आप करप्शन का साथ दो, आप बुराई का साथ दो। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है, पूरा समाज एक तरफ हो जाता है। बड़े सारे मौके पे ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे कहा ये गलत है, सामने तो नहीं कहा, लोगों से कहा। और एक टाइम फिर आया, 5 साल लगे, 6 लगे, फिर लोगों ने क्या कहा, यही सही है। क्यों? स्टिक टू ट्रूथ। आप सच के साथ जुड़ जाइए, आप सच्चाई के साथ जुड़ जाइए। नेचुरल सी बात है, सच्चाई जीतती है, ट्रुथ क्या होता है? फाइनली जीतता है। तो बस आप किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप ट्रुथ पे डटे रहिए और एक टाइम आया आप जीत जाओगे। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल यह रहेगा कि आप क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहेंगे कि आप इन बातों को कैसे समझा सकेंगे? मतलब सोसाइटी, आपने ऑलरेडी सवाल पूछा। हाँ सर, सोसाइटी इन बातों को समझ नहीं पाती है।
देखिए, अगर सोसाइटी समझ नहीं पा रही है तो हमने समझाना बंद नहीं करना है, हमने ये समझना है कि शायद हमें अभी कमी है। कुछ टाइम पहले आपने देखा अटैक होता है पहलगाम के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर अटैक होता है, और सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया और अपनी ही स्कूल एसोसिएशन जो थी हमारी, आप तो उस दिन छुट्टी पे थे, और मैंने जो मेरे दिल में बातें थी वो मैंने बोली, कुछ देर में रुका और मैंने बोल दी। और यहाँ के ही एक पॉपुलर पेज है आपके बजरंग दल का, उन्होंने मेरी वीडियो शेयर की। अब एक इंसान हो सकता है कि यूं को ठीक नहीं लगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो मेरी बात अच्छी लग रही है ना, और बाहर भी जिन लोगों के साथ हम मिलते हैं, तो हमें ये इस लड़ाई में थकना नहीं है, हारना नहीं। अगर समाज नहीं समझ रहा है, आप उसी पे डटे रहो, आप उसी पे कायम रहो। नेचुरल सी बात है, जब आप एक चीज पे रहते हो तो जो आपके दुश्मन भी होते हैं वो भी आपकी गारंटी देते हैं कि अगर ये आदमी मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा दुश्मन है, लेकिन ये सच बोलता है, ये नमाज पढ़ता है, ये मंदिर जाता है, ये अच्छाई का ही काम करता है, ये रिश्वत नहीं खाता है, तो शायद हमारे समझाने में कमी रह जाती है। और एज अ स्टूडेंट आप लोग जो हो, आपका काम तो सिर्फ समझाना है, आप बाकियों के रंग में नहीं डरोगे। जो बाकी लोग जो पढ़ाई से दूर हैं, जिन्होंने दुनिया की हिस्ट्रीज नहीं पढ़ी है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, तो जब आप अपने पढ़ाई से जुड़ोगे, अपनी कोशिश लगातार रखोगे, तो एक वक्त आएगा समाज समझ लेगा। और हमारा यहाँ पे आए डेवलपमेंट होती या नहीं होती, ब्रिटिशर्स को एक तरफ रखते हैं। इससे पहले अगर हम एंशिएंट दौर से ही चले, मेडिवल दौर तक चले, तो इंडिया को पहले ही सोने की चिड़िया कहा जा चुका है। और एंशिएंट टाइम से ही हमारे पास कितने विद्वान रहे, जैसे आर्यभट्ट है, कालिदास, दुनिया भर के पॉपुलर लोग यहाँ पे रह चुके हैं। तो डेवलपमेंट हमारी रगों में पहले से ही। ब्रिटिशर्स ने जो डेवलपमेंट की, जो आपको नजर आ रही है, वो इसलिए नहीं की कि आपका भला करेगा। उनके जो बड़े बड़े माइटी स्ट्रक्चर्स थे, वो इस हिसाब से उन्होंने बनाए थे कि वो लंबे समय तक हम पर रूल करना चाहते थे। तो डेवलपमेंट का एक होप था, अपने रहने की उन्होंने अच्छी अच्छी जगह बनाई थी। और वो जो चले गए, क्या हमने डेवलपमेंट नहीं की? लगता है ना आपको, हमने तो डेवलपमेंट की। तो मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया। मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सर नीतीश है सर, मैं क्लास 11 का सर स्टूडेंट हूँ सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर हम कैसे सर एग्ज़ाम के प्रेशर को सर हैंडल करें, फेस करें सर, कैसे हम जो है ओवरकम करें प्रेशर को सर? बड़ा सही सवाल है, आजकल सारे ही लोग इसको फेस कर रहे हैं। हमें पहले समझना पड़ेगा एग्जाम्स को। देखिए, जब एग्जाम्स होते हैं तो ये पूरे साल के एंड पे आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, आपने कैसे परफॉर्म करना है, आपकी प्रिपरेशंस क्या है। असल में हम गलती कहाँ पे करते हैं? हम ये सोचते हैं जब हमारी डेटशीट आ जाती है, हमें उस समय ये लगता है कि यही 10, 15, 20 दिन या 1 महीना, 1 हफ्ता हमारा प्रिपरेशन का है। हालांकि ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज स्कूल, जब आपको पहला लेसन पढ़ाया जाता है, वो समझाया जाता है, टिल जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं, तो जो भी दिन आपको मिलते हैं वो लगातार आहिस्ता 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 आपकी प्रिपरेशन के लिए होते हैं। आपके टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स होते हैं, असेसमेंट्स होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। इसी तरह हम यहाँ पे आपके एमसीक्यूज का भी टेस्ट लेते हैं। लेकिन बच्चों का गलत कंसेप्ट क्या है इसको लेकर? शायद हमारे एग्जाम शुरू में ये हमने एक ही महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर क्लियर करने हैं। अगर हम पूरे साल की अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं, अच्छा टाइम टेबल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा 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 तैयार करें, तो मुझे लगता है हर कोई जो है टॉपर आ सकता है। जिस तरह हम कहते हैं ना, मूंद से तालाब भरता है। अगर हम एक ही बार जो है उसको तैयार करने बैठे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को इकट्ठा तैयार करना, ये तो किसी के लिए भी जो है नामुमकिन सा रहता है। इसीलिए जब एग्जाम्स की बात आए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, वहां से अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर दो, और जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आए, तो मुझे लगता है आपको हंसते खेलते में एग्जाम्स पास हो जाएंगे। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हम कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें सर अपना? देखिए, मैं बार बार आपसे क्लासेस में कहता हूँ, कॉन्फिडेंस जहाँ तक मैंने अभी तक रिसर्च की है, स्टडीज में मैंने पढ़ा और पाया, अलग अलग जगह पे अलग अलग थ्योरीज इसके लिए है। लेकिन मैंने सबसे पहले ये पाया कि
अगर अगर मान के चलो एग्जाम्स है, अब एग्जाम्स को लेकर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, अगर हमने तैयारी ही नहीं की है तो मुझे लगता है वहीं पे आपका 90% कॉन्फिडेंस खत्म। और अगर हमने तैयारी की है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। कोई भी चीज है, अगर मान के चलो आपको सुबह मॉर्निंग असेंबली में कुछ बोलना है, आपको कुछ टॉपिक दिया गया है, आपने रात भर उसमें रिसर्च की, अच्छे से प्रिपेयर किया, डायरीज लिखी, और यकीन मानो क्या सुबह दूसरे दिन आप कितना आप में डर होगा, 10 या 20% डर आपके अंदर होगा, 90% आप तैयार होके आए हो कि हमने कुछ चीज फेस करनी है। लेकिन मान के चलो अचानक आपको सुबह बोला जाता है आइए इस टॉपिक पे बोलिए, तो हो सकता है उस समय हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए और कभी कभार हम आगे जाकर बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है किसी भी मैटर में, आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। जब आप प्रिपेयर होके आते हो, एग्जाम फेस करने जाते हो, आप अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हो। इसी तरह हर जगह जहां आपको पहले से पता हो आप कुछ करने वाले हो, तो आप वहां पे क्या करते हो, तैयारी करके आते हो। तो जब आप तैयार होके आ जाते हो, आप कितने काबिल हो ये मैटर नहीं करता। अभी मान के चलो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मान के चलो मुझे इंग्लिश आती है और 10th क्लास का एक लेसन है, उसके आप मुझे सवाल दे देते हो, यकीनन मैंने वो लेसन पढ़ा नहीं है, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उसी की जगह आप मुझे एक स्टोरी यहीं पे सुनाते हो और यहीं पे आप मुझे कहते हो कि उसके आंसर हमें बता दो, तो मैं अपनी उस इंग्लिश लैंग्वेज के बलबूते पर इतना कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ कि मैं वो आंसर आपको दे दूं। ठीक है सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स? स्ट्रेंथ या वीकनेसेस दोनों? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। देखो, बच्चा जो होता है, बच्चा फिर बच्चा ही होता है। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, फिर हमारे इसी सवाल पर लेने की बात आ रही है। एक बच्चे की स्ट्रेंथ देखी जाएगी फिलहाल उसके अंदर की कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है और वो कौन से गोल्स अचीव करना चाहता है, क्या फिर वो उस पर मेहनत कर रहा है। अगर उस पर वो मेहनत कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ बनती है। आप अच्छी रेस दौड़ने वाले हो, इसके पीछे आपने देखा होगा मेहनत करते हो। आप अच्छे राइटर हो, आप अच्छी पेंटिंग करते हो, इसके पीछे आपकी मेहनत देखी जाती है, वो मेहनत आपकी स्ट्रेंथ बनती है। आप मेहनत मत करो, आपकी वीकनेस है। आप पढ़ना छोड़ दो, हमारे पास ये पास में ग्राउंड है, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी सफाई हमने इसमें करवाई है, 1 साल के लिए इसको छोड़ दो। आप इसमें देखोगे यही ग्राउंड, यहाँ पे बदबू फैल जाएगी, यहाँ पे पता नहीं कितने जानवर आना शुरू कर देंगे। इसी तरह हमारा दिमाग है, हम इस पे मेहनत करना छोड़ दें तो नालायक हम खुद हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, जब हम उस पर मेहनत करेंगे तो डे बाय डे हमारी मेहनत जो है हमारी स्ट्रेंथ बनेगी, और वो वही स्ट्रेंथ है जो एक बच्चे को आगे IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी प्रोफेशंस में एंट्री करवाती है। ऐसा तो नहीं होता है जब कोई IPS बनने जा रहा है उसको बोला जाएगा कि आप काफी कमजोर हो, एक डॉक्टर बनने जा रहा है उसको बोलेगा आप काफी कमजोर हो, नहीं, उसकी दिमाग की स्ट्रेंथ देखी जाएगी, उसके अंदर कैपेबिलिटीज क्या है। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, मोटर न्यूरॉन की बीमारी से वो पीड़ित थे, लेकिन एक जबरदस्त साइंटिस्ट थे, पूरी उम्र अपनी व्हील चेयर के साथ ऐसे चिपके हुए थे, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनका कंट्रीब्यूशन समाज में क्या है। तो जो आपकी तैयारी है यही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप कहोगे नहीं, सुनी सुनाई बातों पे आप अमल करोगे तो हो सकता है उसका सोर्स अच्छा ना हो। आप किताबों से जुड़ जाइए, आप टीचर से जुड़ जाइए, अपने मेंटोर्स से जुड़ जाइए, ये आपकी स्ट्रेंथ में एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। कहीं पे आपको पता नहीं है करना क्या है तो आपको गाइड करेंगे। ठीक है सर, मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि सर टीचर को एक मतलब टीचिंग के अहदे के अलावा सर जो टीचिंग प्रोफेशन में वो है उसके अलावा उनको और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, अपनी बात करूंगा। अगर मैं टीचर हूं, मेरा ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि हम दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट्स है, हमने दूसरों को एक ट्रैक दिखाना है। अब यहाँ से जाने के बाद जो हमारी लाइफ है वो ऐसी डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए कि आप मान के चलो, मैं यहाँ से जब घर जाता हूँ तो अक्सर बच्चों ने मुझे देखा होगा जब मैं राइड करता हूँ बाइक तो मुझे हेलमेट लगा होता है, ठीक है। अब जब मुझे जितने बच्चे देखेंगे उनको पता चलेगा कि एक डिसिप्लिन्ड राइडर जो है वो कैसा है। इसके अलावा जब भी मुझे बाहर देखेंगे तो मेरे एक्शंस ऐसे होने चाहिए जिससे मेरे स्टूडेंट्स को सीखने को मिले। ये ना हो कि बाहर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे कंडीशन में पाया जाऊं जिससे बच्चों पर गलत असर पड़े। तो सिर्फ टीचर मुझे यहाँ नहीं देखना है, ऐसा तो हो गया ना जैसे हीरोज एक्टिंग करते हैं और बाहर उनकी लाइफ कुछ और है, ऐसा
ऐसा नहीं है, हमारी एक्टिंग स्कूल में है, लेकिन इसके बाहर जो है हमें असली अपनी जो लाइफ बितानी है उसमें जो हम कहते हैं हमें करके दिखाना है। मान के चलो जैसे मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ, जूसेस वगैरह नहीं पीता हूँ, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता हूँ, तो यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मान के चलो बाहर मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो मिलते हैं या फैमिलीज की वजह से कोई और टाई अप है, तो वहां पे जब वो मुझे देखेंगे कि सच में हमारे सर ऐसा नहीं करते हैं, तो वो ऐसा सबक सीखेंगे जिसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। तो आपको जो सबक यहाँ पे जो मिलते हैं वही आपने अपनी जिंदगी में बाहर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हो नहीं सकती हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा ये लो कोल्ड ड्रिंक आप इसको मना करके दिखाओ, नहीं, बाहर सच में आपको ऑफर की जाएगी, तो वहां आप जब मना कर दोगे तो इसका ये पता चलेगा कि आप और आपका टीचर जो है वो किसी सही रास्ते पर चल रहे हैं और दुनिया को भी सही रास्ता दिखा रहे हैं। गुड सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आजकल के सर स्टूडेंट्स सर बिजनेस के रिलेटेड सर उतने मतलब इंटरेस्टेड नहीं है सर, तो उसके लिए सर आप क्या कहना चाहते हो सर? वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सर लगे हुए हैं, अप्लाई कर रहे हैं और जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं सर। तो फिलहाल जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। आप डॉक्टर हो बाद में, आप इंजीनियर हो बाद में, अच्छे बिजनेसमैन हो बाद में, पहले आपकी की सारी ताकत लगनी चाहिए कि आप कुछ इस काबिल बन जाओ, आप सोसाइटी को बेस्ट दे पाओ। आपने अपने समाज में कितने ऐसे पढ़े लिखे लोग देखे जो बिजनेसमैन होंगे, बड़े कम होंगे, ठीक है, लेकिन बाकी प्रोफेशंस में जिस तरह हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, अब मैं सबके लिए तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन सारे तो हैं, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा होता है किसी डॉक्टर के पास जाओ, आप बिना दवाई खा के ठीक हो जा सकते हो। क्यों? उसने आपसे बात ही ऐसी भी ठीक की। इंजीनियर आपके घरों में आ रहे हैं, आप जो भी उनसे काम ले रहे हो अपने घर का या इसके अलावा जो भी प्रोफेशंस है, पैसा आप उनको दे रहे हो, लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हो कि आप पर उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। अब रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, जैसे मैंने क्लास 10th वाले बच्चों को ही पढ़ाया, यहाँ पे हम सिक्योर समझते हैं जब हमें गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, लेकिन अभी कुछ साल से ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब्स 2019 से 2016 से बड़ी कम है। अभी ले दे के अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी बच्चों की जॉब लगना बड़ी मुश्किल है, और लोग इसके भी जश्न मनाते हैं जब उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन सिर्फ एक जॉब मिलना, छोटी या बड़ी मिलना, या किसी तरह से पैसे कमाना सिर्फ इंसान का ये मकसद ना हो। इंसान की जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आ जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कोई छोटा मोटा दूसरा काम करके 10-20 हजार रुपए ज्यादा कमा सकता था, लेकिन अपना बेस्ट मैं आपको दे सकता हूँ। अगर मान के चलो इसी जगह पर किसी शॉप पे होता, आप मुझसे जो चीज खरीदने आते वो ले जाते, तो जो मैं नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ, जो किताबें मैंने पढ़ी है, जो रिसर्च मैंने की है, वो आप तक नहीं पहुँचती। तो इसी तरह हर इंडिविजुअल को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मेयर कुछ वक्त के लिए हम ये करें कि, है ना, चंद पैसों के लिए हम सिर्फ पैसे की ही बात करें, बल्कि ये करना है कि समाज को अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। अभी मैं तो साइंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शुरुआत में मैंने उनको 9th 10th में गाइड किया, और उसमें से 2-3 बच्चों ने नीट कर लिया और अपना क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। हो सकता है वहां पे बच्चे भटक जाते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। तो अगर एक इंसान की जिंदगी की वजह से सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदलती है तो काफी है। सर, मेरा नाम सत्यम है और मैं क्लास 9 से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि सर, जब हम किसी बाहर वाला आदमी जब सर स्कूल में आता है, हमें हेजिटेशन होती है उसके साथ बात करने की। जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं हमें हेजिटेशन होती है। सर, हम इस हेजिटेशन को दूर कैसे करें? गुड। देखिए, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है इंसान के अंदर, हेजिटेशन होना ये तो बड़ी ज़रूरी है। और रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि जो स्टेज का फेयर है ये इक्वल है टू द फेयर ऑफ फेसिंग अ लाइन, टू द फेयर ऑफ फेसिंग अ, ये तो रिसर्च कहती है। अभी मान के चलो मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं रोज आपके साथ बैठता हूं, तो आपका एक जो लेवल है बरकरार है। अभी यहाँ पे डीसी साहब बैठे होते अगर, तो नेचुरल सी बात है उनसे आप मिले नहीं हो कभी, या ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ आपने कभी डिस्कशन नहीं की है, तो आपके अंदर डर नेचुरल है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये रिस्पॉन्ड करती है। आपका ट्विस्टी स्टॉमक होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कईयों को शिवरिंग लगती है और बहुत सारे फेंट भी हो जाते हैं, ये नेचुरल है। और इसके लिए मैंने कुछ आपको तरीके बताए थे शुरुआत में भी। आपको देखो प्रिपेयर तो होना है आपको, और जब आपके अंदर थोड़ा सा डर होगा तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स मैंने बताए थे, उसमें ज्यादा
वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए छोटे से कुछ बताता हूँ, फ्यूचर में क्लास में अच्छे से और बताऊंगा। मैंने पहले ही कहा था साइंस के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है। क्यों? क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड करे। अभी मैंने कहा अगर मैं कहूँ आपको कि डोडा शहर में एक खुला हुआ शेर आ चुका है, तो सारे पेरेंट्स हमें फोन करेंगे और बोलेंगे कि देखिए कहीं शेर आया, बच्चे बाहर नहीं आने चाहिए, डर का माहौल होगा और आप लोग डरे होंगे यहाँ से आए या वहां से आए। अगर दूसरी खबर मैं ये फैला दूं पास वाले नाले में एक शेर मरा हुआ है, तो सारे कहां जाएंगे? फर्क क्या पड़ गया शेर के जिंदा और मरने से? बस ये फियर हमारे अंदर है। तो जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमें ये रिएक्ट नहीं करना है कि हमें बुलाया जाएगा अब क्या होगा। जब हम स्टेज पे जाते हैं, आप जैसे सारे स्टेज पे चले गए हैं आज तक बोलने, जब आप आगे देख रहे होते हो तो आपको ये लगता है सारे आपको देख रहे हैं, लेकिन आप में से सारे जो है वहां बैठे भी हैं। तो जब कोई स्टेज पे आगे होता है कि आप उसको 2, 3, 5 मिनट उसी को देखते हो कभी? आपका ध्यान भी नहीं होता ये बोल क्या रहा है। बड़े रेयर केस में हम सुनते हैं ये बोल क्या रहा है। लाइट थोड़ा सा मसाज करना होता है, ये भी एक रिकवरी मोड है, ये अच्छा रहता है। और जब आप आगे जाते हो, ये तो नेचुरल सी बात है, आपको डर है। डर ये नहीं होता कि कोई मारेगा कोई पीटेगा, ये नेचुरल हमारे अंदर चीजें हैं। लेकिन आपको हल्की सी स्माइल रखनी है चेहरे पर, और जैसे आपको बुलाया जाता है तो जब आप आगे जाते हो तो आपको हल्की हल्की स्माइल पास करके गुजरना है। अंदर से आप डर रहे हो, लेकिन दूसरों को लग रहा है कि आज यहाँ पर छा जाएगा। और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हो कोई भी हो, सबके अंदर हर लेवल का डर बना रहता है, क्योंकि रोज उनका आना जाना मिलना बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ होता है। तो डर है, लेकिन ये एकदम से कवर नहीं होगा। जितनी बार आप इस चीज को फेस करोगे उतना कम होता जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या होता है जब हमें स्टेज पे बुलाया जाता है हम उस दिन अपसेट रहते हैं। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, क्या बोलते हैं हम अपनी लर्निंग स्किल को कैसे बढ़ाएं? लर्निंग को बढ़ाना है किस तरह? रीडिंग वगैरह। देखो सिंपल सी चीज है, जिस चीज को आपने बढ़ाना है उसी पे काम करना है। सिंपल है, रीडिंग शुरू कर दो। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है, मीनिंग क्या है। हम इंडियन इसमें ज्यादा खोए रहते हैं मीनिंग्स में। अभी आपको पता है शशि थरूर, उनके बारे में आपने सुना है, राइटर भी है, पॉलिटिशियन भी है, अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात जब वो अपनी वोकैबुलरी को लेकर कहते हैं, चीजों को लेकर कहते हैं, रीडिंग को लेकर कहते हैं, सीधा कहते हैं रीड बुक्स। और आपने कौन सी किताबें पढ़नी है? सिंपल अपनी पहले जो आपकी किताबें हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी आपके सब्जेक्ट है पहले इनको पढ़ो, ठीक है। रीडिंग मोनोटोनस ना हो, एक तरह की ना हो। आप अच्छे से पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है, इस पे स्विच करो। फिर आप सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, मोटिवेशनल बुक्स आती हैं, वो इसलिए आपने पढ़नी है कि डेली रूटीन की किताबें पढ़ने से आप तंग आ जाते हो। 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई वर्ड मीनिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी प्रोनाउंसिएशन का लेवल ये होगा कि आप बोलोगे इससे ऊपर की कोई किताब दे दो, ठीक है। तो रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही तो रीडिंग दुरुस्त करेंगे, इसी तरह राइटिंग में प्रॉब्लम आई तो राइटिंग दुरुस्त करेंगे। और अगर हमने ये कहा नहीं मुझे तो रीडिंग आती है, मैं हर दिन वर्ड्स देखता हूं और प्रोनाउंसिएशन देखता हूं, इसके बावजूद कि मैं आपको पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूं। हालांकि मुझे तो आता है, पूरी किताबें मैंने बार बार पढ़ी हैं, लेकिन दोबारा देखता हूं। इससे क्या हो रहा है? पहले मेरा फायदा हो रहा है ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। तो आप रीडिंग शुरू कर दो आज से। ओके सर, थैंक यू सर। My name is Shubham Singh. I read in 9th standard. सर मेरा ये सवाल है कि लर्निंग इम्पोर्टेंट है कि अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है? देखो सीखना, लर्निंग, थॉरनडाइक की थ्योरी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। क्या थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसमें एक केज में वो कैट को बंद कर देता है और बाहर फूड रखता है, और वहां पे केज में एक बटन होता है जिसको प्रेस करने से कैट बाहर आ सकती है। लेकिन कैट को पता नहीं होता, वो क्या करती है, यहाँ वहां हाथ मारती है, और इसी तरह लंबा अरसा बीत जाता है, मे बी 1 दिन 2 दिन, और बिल्ली बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि अभी उसने सीखा नहीं है बटन दबा के बाहर। लेकिन अचानक से उसका हाथ उस बटन पे पड़ जाता है, बिल्ली बाहर आ जाती है, बाहर जो मछली रखती है उसको खा लेती है। फिर थॉरनडाइक उसको अंदर रख लेते हैं, और फिर कुछ समय के बाद ले दे के बिल्ली हाथ पांव मार के बाहर आ जाती है, लेकिन समय लगता है। लेकिन इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर।
जितने आप ट्रायल करते हो उतने एरर्स कम हो रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जैसे ही बिल्ली बाहर जाती है उसको पता लगता है बटन दबा के आना है, वो जैसे ही अंदर जा रही है बटन दबा के बाहर आ रही है। और ये एक्सपेरिमेंट उसने चिंपैंजी और बहुत सारे जानवरों पर भी किए। तो लर्निंग जरूरी है। आप कोई भी चीज अगर देखोगे लर्निंग करनी है आपको, लेकिन मैटर ये करता है कहीं वो क्रैमिंग तो नहीं है, खाली रटा मारा आप चीजों को समझ नहीं रहे हो। और लर्निंग समझने के साथ, मैं अपनी बात करता हूँ, कॉलेज तक की बात करता हूँ। मैंने एक बार पेपर लिखा और मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, कैरेक्टर स्केच आते थे लोगों के, इसमें कैरेक्टर पे लिखना होता था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कोई प्ले था शायद, उसमें था। अब मुझे वो लर्निंग मैंने उसकी की हुई थी, वो समझा हुआ भी था और मैंने वो लिख दिया हूबहू जैसे गाइड पे लिखा हुआ था। उस जमाने में हुई था। तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि अल्ताफ ने क्रैमिंग की है बहुत ज्यादा। तो दूसरे लड़के ने उसको बताया नहीं, मेरे साथ बचपन से पढ़ता था, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उनको सारा वो समझाया भी और सुनाया भी। कहते ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उस समय जो हमारी एज होती है वो ऐसी होती है, हम लर्निंग भी कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन आप में से अभी बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजों से लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो बेटर ये है लर्निंग भी करो और उसको समझो भी। देखो मेरा ये मानना है आज तक का, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, स्कूटी सीख रहे हो, कोई भी चीज सीख रहे हो, आप सीखो। आप डायरेक्ट दूसरों को देख के सिर्फ उसमें बैठना मत सीखो, चल पड़े नहीं। अगर आपने सीखी होगी तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो आप लर्न भी करो और साथ में समझो। अगर आपने समझ लिया तो चीजें आपको आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपने सिर्फ देखा वो स्कूटी में बैठ कैसे चल रहा है, तो यकीनन आप बैठोगे नहीं चलेगा। आप साइकिल पे बैठते हो, पहले दिन गिर जाता है, दूसरे दिन बैठते हो गिर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है वही आपके हाथ पाँव लेकर साइकिल चल रहा है। क्यों चल रहा है? आपने सीख लिया, आपने समझ लिया, आपने आगे देखना है, आपने पाँव को किस तरह चलाना है, हाथ को किस तरह चलाना है। तो टाइम आता है कुछ सेकंड तक साइकिल पे आप ऐसे रुकते रहते, बिना चले भी रुक सकते हो कुछ सेकंड, है ना, गिरता नहीं है साइकिल। पहले भी तो वही बॉडी थी, हाथ में आप वेट भी गेन कर लोगे और नीचे भी देखोगे तब भी साइकिल नहीं गिरता है। ठीक है, ये लर्निंग है, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो बेटर आउटकम्स आएंगे। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग एजुकेशन लेकर भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं और कुछ लोग जो बहुत कम एजुकेशन लेते हैं और उनमें स्किल्स भी बहुत कम होती है। लेकिन कुछ लोग जिनके पास एजुकेशन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनके पास स्किल्स भी होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड में रहते हैं। और जो कम एजुकेटेड है और जिनके पास स्किल्स भी कम है वो एम्प्लॉयमेंट में कैसे आते हैं? देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। वो लोग जिनके पास स्किल्स कम हैं या पढ़े लिखे कम हैं, तो हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कैम सामने आए थे जिसमें ये पता चला कि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी हैं या बहुत सारी बैकडोर एंट्रीज और बहुत सारे वो लोग हैं जो करप्शन की मदद से या बाकी किसी हिसाब से जो है रिक्रूट हो चुके हैं। इस टॉपिक को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। रही फिर बात वो लोग जो जिनके पास तालीम ज्यादा है, जिनके पास स्किल ज्यादा है, वो अनएम्प्लॉयड क्यों रह रहे हैं? अगर हम अपने यहाँ के समाज की बात करें तो यहाँ पर क्या है, उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और दूसरा क्या है कि जो लोग बेचारे स्किल वाले हैं, नेचुरल सी बात है, इन्होंने पढ़ाई में मेहनत की है, पढ़ाई पे पैसा खर्चा है, अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि रिश्वत से अपना गुजारा चलाएं, किसी को रिश्वत दे। और तीसरी बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि अगर हमारे पास स्किल्स हैं और अगर हमारे पास किसी भी तरह की पढ़ाई है तो वो लोग बेकार नहीं बैठते, वो समाज को किसी न किसी तरीके से फायदा देते हैं, चाहे जल्दी दें या देर से दें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, पैसे की रेस में, करप्शन की रेस में, या जैसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, इस रेस में वो पीछे रह जाते हैं और इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम इस समाज के लिए क्या दे सकते हैं। जिस समाज में करप्शन फैली है, जिस समाज में गरीब के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, जिस समाज में क्रिएटिविटी की बात नहीं की जा रही है, जिस समाज में नई चीजों को एक्सप्लोर करने की बात नहीं की जा रही। और ये ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये ऑल थ्रू द वर्ल्ड पहले से ही चलता आ रहा है कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, स्किल्स कम है, तो बड़ी जगह पे वो हर चीज के मास्टर बने हुए हैं। और बहुत बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप किसी को कहोगे कि ताजमहल का पिलर टेढ़ा है, इसको रिप्लेस कर देते,
तो सब आपको अप्रिशिएट करेंगे सर ने कितनी अच्छी बात की। हालांकि एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट मैं बोलूं उसके पिलर चारों थोड़े थोड़े स्लाइटली बाहर की तरफ है, वो पहले से ही डिजाइन था वैसे ही। तो अगर इसी की जगह एक गरीब इंसान है, उसके पास पैसे कम है, सोर्सेस कम है, अगर वो घर में भी कोई उखड़ी हुई टाइल हो उसको रिपेयर करने की बात करेगा तो सारे लोग उसको घर से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे सर पहले पैसे जमा करके ला फिर ये बात कर रहा है। तो ये हमारे समाज में पहले से अप एंड डाउन रहे हैं। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये कि हमारी सोसाइटी में पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं और इंसानियत को कम, ये क्यों? गुड। देखिए अभी बात करते मान के चलो हमारी इंडिया से कोई भी सेलिब्रिटी है बाहर किसी भी कंट्री में जाएगा, 9th और 10th को मैं अक्सर बताया करता हूँ एग्जाम्पल हमारी नोबिलिटी को लेकर आती है। अगर वो वहाँ किसी भी पर्सनैलिटी को मिलते हैं बाहर की कंट्री में तो वो इस तरह मिलते हैं जैसे वो दोस्त होते हैं, ना रिलीजन ना कास्ट कोई भी गैप नहीं होता उनके बीच में। क्यों? पैसा है। और आपने देखा होगा कुछ लोग जो उतने दिखने में अच्छे नहीं है, बातें उनकी अच्छी नहीं है, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा नहीं है, लेकिन एक उनके पास पैसा है, उस पैसे की वजह से उनको देखा जा रहा है। और समाज में कोई बहुत अच्छा है दिखने में, किताबों का मालिक है, अच्छा खासा नॉलेज उसके पास है, समाज में बना कर रहा है, तो यकीनन उसको कोई भी इन्वाइट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में देखना मैक्सिमम तबका वो तबका है ना जो इस पैसे को चला रहा है, पैसे से ही दुनिया चला रहा है। तो उनको क्या पड़ी है आपको वो अच्छी एडवाइस दे या बुरी दे? एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है या जिसको बात करने की तमीज नहीं है, उसके पास पैसे हैं, वो अगर गाड़ियां फोड़ रहे हैं तो आप लोग भी पसंद करोगे गाड़ियां फोड़ना। और एक इंसान अगर बैम्बू स्टिक से कुछ करने आपको दिखा रहा है, कोई प्रैक्टिकल दिखा रहा है जिससे 4 पैसे आपके बच जाएंगे, तो लोग उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और ये एंशिएंट टाइम से ही होते आ रहा है और इलाज तक होगा। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की इंपॉर्टेंस सामने दिख रही है, इससे गाड़ी आ रहा है, मकान आ रहा है, बदला मिल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन एक इंसान ने अगर आपको कहा पढ़ो, कल की आप कुछ अच्छा करोगे, तो इसको अच्छा दिखने में 20 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, तो ये चीज सामने दिख नहीं रही है। तो ये बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हमें पैसे की इंपॉर्टेंस ज्यादा दिखती है और पढ़ाई की इंपॉर्टेंस या टैलेंट की इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है। और कोई? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी हेल्थ केयर पे देखा जाए तो जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, वो ज़्यादातर सिटीज़ में क्यों पाए जाते हैं? हमारे रूरल एरियाज में जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग बीमार होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके सिटीज़ में पहुँचना होता है, कुछ लोग रास्ते मर जाते हैं, कुछ लोग ऑन स्पॉट मर जाते हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में आके मरते हैं। अगर रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स हों, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, तो क्या वो बच सकते हैं? तो हमारी रूरल एरियाज में वो हॉस्पिटल क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर सकती? देखिए ये सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहां पर ये इंतजाम रखे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं इसमें कसूरवार लोगों को ठहराता हूँ। किसी जगह अच्छा हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरीज हैं और भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, लेकिन लोगों ने अपना मिजाज एक ऐसा बनाया हुआ है कि वही इन लोगों को ढीला छोड़ रहे हैं। अब हर जगह तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं, लेकिन जहां पर है वहां पर लोग उनसे फायदा नहीं उठा रहे। अभी आज के दौर में ऐसा है कि अगर मान के चलो एक डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आया, नर्स ड्यूटी पे नहीं है, कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है, आप ऑनलाइन मीडिया के जरिए जो है हर जगह बात फैला सकते हो कि आपको रोड की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, दवाइयां नहीं पहुंच रही, आप पहुंचा सकते हो। लेकिन बहुत कम जगह पे ऐसा देखा जाता है कि लोग बात करने को राजी हैं। मैं ये देखूंगा अच्छा मेरे पास अच्छी खासी गाड़ी है, मेरी फलां डॉक्टर के साथ पहचान है, तो चलो मैं इसको अपने उस रूरल एरिया से जम्मू ले जाऊंगा, जम्मू में कुछ नहीं बना तो अमृतसर ले जाऊंगा, इसी तरह दिल्ली ले जाऊंगा। तो लेकिन जो गरीब लोग होते हैं बहुत सारे तो ऐसे हैं, उनके पास तो कोई मीडियम भी नहीं है जिसके जरिए वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ सके। और अगर आ भी सकते हैं तो जो हमारे जैसे लोग हैं जो कि मदद कर सकते हैं, वो मदद करने से राजी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास इज्जत है अच्छी खासी, है ना, उनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, तो वो प्रेफर ही नहीं करते हैं कि वो वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पे अच्छी खासी ट्रीटमेंट हो जाती है,
लेकिन लोग इस पे शर्म फील करते हैं कि हम पास के हॉस्पिटल में यहाँ पे ट्रीटमेंट लें। क्यों? हमारी इमेज बहुत बड़ी है, हमें दूर जाना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से हम खामोश हैं। और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो बहुत दूर है। जिस तरह बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जो है टाइम पे पहुंचती नहीं है, इस तरह बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने दी हैं, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है वो है या नहीं है। तो हम ये सोचते हैं शायद यहाँ पे ये चीज है ही नहीं, हम वैसे ही एक्ट करते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से हम थोड़े उस कॉम्प्लेक्सेस में खोए हुए हैं कि हमें यहाँ पे इलाज नहीं कराना चाहिए, थोड़ा बेटर जाना चाहिए, है ना, ज्यादा पैसे खर्चने चाहिए। मेरा सवाल है कि इंडियन सिस्टम करप्टेड क्यों है सर? मतलब जहाँ पैसा वहाँ लोग। देखिए, अगर इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये बहुत गहरी है। अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, सब लोग इस पे राजी तो नहीं होंगे। जब आप किसी के पास कुछ चीज बनवाने जा रहे हो, मान के चलो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, आप अच्छे खासे घर के हो, तो आपने क्या कर दिया, वो गवर्नमेंट के हिसाब से 200, 250, 300, 400 रुपए में तैयार हो गया, लेकिन आपने जेब से निकाल के कहा ये लो मेरी तरफ से चाय। और ये वक्त की चाय इतनी बढ़ गई कि जिस गरीब ने उनको नहीं दिया उन्होंने उनसे डिमांड की। बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल्स में सफाई कर्मचारी होते हैं, जैसे हमने फेस किया जम्मू में एक जगह, किसी के यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने क्या किया, मिठाई के तौर पर ये लो मेरी तरफ से 100-200 की मिठाई। या जब मैंने बाइक लाई तो जैसे ही बाहर पहुंचे उन्होंने कहा मिठाई। ये मिठाई वक्त की ऐसी मिठाई बन गई कि उन्होंने बाद में डिमांड की हमें पैसे दे दो। बड़ी सारी जगह पे ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं कि वो क्या करते हैं, वो उनका मानना ये है कि हमारी सैलरी कम है तो हम रिश्वत ले रहे हैं। ठीक है, अगर उनको अपनी सैलरी कम लग रही है तो उनको दूसरा काम करना चाहिए। तो इसका एक रीजन नहीं है या एक गहराई नहीं है, इसने अपने रूट्स इतने गहरे छोड़े हैं कि आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखोगे इस ऑफिसर ने इतनी रिश्वत ली और पकड़ा गया, किसी ने किसी को जानबूझकर रिश्वत दी, और ये दूर कैसे होगी? अब दूर किसने करनी है? हमने करनी है। और हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? अगर मान के चलो मैं किसी जगह जा रहा हूँ, किसी जगह मुझे 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए देना आसान लगता है और मैं उसको रिश्वत नहीं समझता, लेकिन यही 10, 20, 30, 40 रुपए आगे लाखों और करोड़ों को जन्म देते हैं। और बड़ी सारी जगह पे वीडियोस वायरल होती है, वो कहते हैं हाँ इतना पैसे तो लगेंगे उसके बाद ही काम बनेगा। इस चीज को हमने देखना है कि अपने आप से इसको खत्म कर दें, और जितना ज्यादा हो सकता है इसको वायरल कर दो जो आपसे रिश्वत मांग रहा है, लेकिन कम से कम खुद इस लायक बनो कि हमें रिश्वत देने की जरूरत ना पड़े।